हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इससे पहली वीडियोस में हमने ईगन वैल्यूज़ एंड ईगन वेक्टर्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। आई होप वो सब आप लोगों ने देखा होगा और आपको समझ में आया होगा। आज इस टॉपिक की ये लास्ट वीडियो है इस ईगन वैल्यूज़ एंड ईगन वेक्टर्स चैप्टर की। ठीक है, आज हम इसकी कुछ बेसिक एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। सिर्फ एक ओवरव्यू हम लोग लेने वाले हैं, ठीक है ना। सिर्फ एक ओवरव्यू, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए बस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा देर की वीडियो नहीं है, थोड़ी सी वीडियो है, ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। देखो, जो हम लोगों ने अब तक एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ इस फॉर्म की ही पढ़ी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हम लोगों ने अब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ इस फॉर्म की पढ़ी, लेकिन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं कुछ और फॉर्म्स की भी होती हैं जिनका हम बहुत बड़े बड़े फील्ड्स में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर पर डी एक्स प्लस सी वाई प्लस एफ इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। जब हम किसी मैथमेटिकल डायग्राम को, जैसे कि आपका इक्लिप्स हो गया, पैराबोलास, हाइपरबोलास, इन सब के बारे में जो हम लोग मैथमेटिकल स्टडी करते हैं, तो उनकी जो बेसिक एक क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है वो यही होती है, ठीक है ना। इनकी ही हम ग्राफ पे रोटेशन करके, उनका बेसिस चेंज करके, डायगोनलाइजेशन टेक्निक का यूज़ करके हम लोग जो है फाइंड आउट करते हैं कि दिस पर्टिकुलर इक्वेशन की क्या आपकी ग्राफ होगा, किस तरीके से हम लोग जो है उसका यूज़ कर पाएंगे। जैसे कि आपका इक्लिप्स होता है, इक्लिप्स की मैथमेटिकल स्टडी यूज़ की जाती है आपकी सोलर, मून, प्लैनेट्स वगैरह की पोजीशनिंग को आइडेंटिफाई करने में, ठीक है ना, कि किस तरीके से उनका मूवमेंट होता है, कौन सा कितनी दूरी पर, जस्ट लाइक दैट। तो हर चीज़ का अपना अपना एक यूज़ है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों ने इक्लिप्स की तो एक बेसिक फॉर्म पढ़ी भी होगी, ये हम लोगों ने 11th-12th क्लास में पढ़ा है। इक्लिप्स की जो बेसिक फॉर्म होती है वो एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपकी इक्लिप्स की बेसिक फॉर्म होती है। अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने 11th-12th क्लास में इक्लिप्स, हाइपरबोला, पैराबोलास, इन सब की बेसिक फॉर्म्स वगैरह इन सब के बारे में हम लोग ऑलरेडी अवेयर हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है। देखो, जिस इक्वेशन में आपकी एक्स वाई टर्म नहीं होती ना, उस इक्वेशन को डिड्यूस करना बहुत आसान होता है। जैसे कि आप यहाँ पे कर सकते हो 4x स्क्वायर प्लस के 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36 करो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, 36 से डिवाइड कर दो सबको। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 4 9 जो 36, 9 4 जो 36, तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर अपॉन में 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 4 इज इक्वल टू 1। यही तो आपको मिलेगा। एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ इक्लिप्स, जिसका डायग्राम कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग ग्राफ्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको ये दूसरी इक्वेशन दे रखी है, इसमें आपकी एक्स वाई टर्म आ गई। अब इसमें एक्स वाई टर्म आपकी आ गई, तो इसका इक्वेशन को डिड्यूस करना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि हम ये कैसे फाइंड आउट करें कि ये आपकी कौन सी इक्वेशन है। लेकिन अगर ये एक्स वाई टर्म ना होती तो आप लोग आइडेंटिफाई कर पा, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटा दूँ तो आप देख पा रहे हो कि फिर ये इक्वेशन कहीं ना कहीं एक इक्लिप्स की ही है, ठीक है। और मतलब कि जैसे कि हम लोग नॉर्मल इक्लिप्स इस तरीके से बनाते हैं, तो ये कुछ एक्सिस के अबाउट रोटेटेड है, ठीक है ना। जैसे कि आपकी एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, से लाइक दिस इज एक्स डैश एंड दिस इज वाई डैश। तो ये आपका इक्लिप्स एक्स एंड वाई एक्सिस के अराउंड ना हो गया, ये कुछ आपका जो है ना, ये आपका कुछ एक्स डैश एक्सिस के अबाउट इस तरीके से इंक्लाइन है, जिस तरीके से आपको इस फोटो में है। तो इसी वजह से यहाँ पे ये एक्स वाई टर्म भी आपको देखने को मिल रही है। तो हम लोगों ने, जब हम इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे ग्राफ पे, तो आपको जो कुछ एक्स डैश एंड वाई डैश एक्सिस के अराउंड अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो आपको यही इक्वेशन मिलेगी जो ऊपर मिली थी आपको। ये जो आपका ग्राफ है ना, इसको बस कुछ इस डायरेक्शन में इस तरीके से रोटेट कर दिया गया, जिसकी वजह से आपको ये एक्स वाई टर्म देखने को मिली है। ये इक्लिप्स ही आपका। तो इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, ठीक है ना। तो थोड़ा हाई लेवल है वैसे तो देखा जाए, लेकिन हम बेसिक एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तो आप उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म आपको दे रखी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर, इस तरीके की, ठीक है। यहाँ पे भी तो हमको कुछ यही था, ठीक है ना, एक कांस्टेंट टर्म होती है इसमें। देखो, ये जो इक्वेशन है हमारी क्वाड्रेटिक, ये इस पूरी इक्वेशन का ही एक हिस्सा है, जो कि इतना सा, ठीक है ना। इसी से ही एसोसिएटेड होके आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो मैट्रिक्स फॉर्म होगी वो क्या होगी, ये होगी। ये मैट्रिक्स फॉर्म होगी, सिमेट्रिक होगी बिल्कुल जी, ठीक है। मान लो आपका जो ये एक्स वाई हमने यहाँ पे लिख रखा है ना, एक्स और वाई लिख रखे हैं, तो वो किस तरीके से डिफाइंड है, एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई, इस तरीके से आपकी डिफाइंड है ये,
देन एक्स ट्रांसपोज ए एक्स जब आप निकालोगे तो आपको यही इक्वेशन मिलने वाली है। आप इसको सॉल्व करके देख लेना, ठीक है ना। इनफैक्ट जो ये आपकी सबसे बड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर को तो आप इस तरीके से ही लिख सकते हो, एक्स ट्रांसपोज ए एक्स, ठीक है ना। यहाँ पे आपका डी और ई ये आपकी स्केलर्स है, तो डी और ई को इस तरीके से लिखा, बाहर एक्स लिखा प्लस। अब ये एक सिंपली एक रिप्रेजेंटेशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल एक्सिस थ्योरम के बारे में। तो देखो, जैसे कि आपको एक कॉनिक इक्वेशन आपको गिवन है, ये बड़ी वाली इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन फॉर अ कॉनिक, तो आपको जो है एक्स वाई टर्म को एलिमिनेट करके आप लोगों को ये फाइंड आउट करना है कि एक्चुअल में ये किस चीज़ की इक्वेशन ये है, ठीक है ना। एक्स वाई टर्म को एलिमिनेट करेंगे तो हम बेहतर आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये इक्लिप्स की इक्वेशन है, हाइपरबोला की है, पैराबोला की है, किसकी है, ठीक है ना। तो एक्स वाई टर्म को एलिमिनेट करने के लिए हम ये कैसे अचीव करेंगे, एक्स वाई टर्म को एलिमिनेट करना, एक्स इज इक्वल टू पी एक्स से, ठीक है। जहाँ पे पी आपकी कौन सी मैट्रिक्स होगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी, जो ए को डायगोनलाइज भी करेगी। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, दैट मीन्स कि पी इनवर्स ए पी आपका कैसा होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। दैट मीन्स पी इनवर्स जो कि आपका पी ट्रांसपोज के बराबर है, ए पी आपका कैसा होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स आपकी कैसी होएगी, जिसके प्रिंसिपल एलिमेंट्स आपके ईगन वैल्यूज होंगे उस ए मैट्रिक्स के, ठीक है। तो लैम्डा वन और लैम्डा टू आपकी क्या होंगी, ईगन वैल्यूज होंगी, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन को आप कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पे, ठीक है ना। तो जैसे कि लैम्डा वन एक्स वन डैश स्क्वायर प्लस लैम्डा टू वाई डैश स्क्वायर, बाकी आपने इस तरीके से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है ना। ये सिर्फ एक आप ओवरव्यू लेके रखो, सिर्फ दिमाग में रखो, इतना ही पढ़ना जा बस। ये तो जैसे होता है ना कि बच्चों को थोड़ा बहुत अवेयरनेस होनी चाहिए, उसके ऊपर एक टॉपिक है भाई। देखो चीज़ें तो देखो इतना डिटेल में क्या भाई, ये तो पता है कि भाई ये इक्वेशन है, इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसी होती है, इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऐसी होती है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ये तो चीज़ें सिर्फ देखो कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से लर्न नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इस एमएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में ये टॉपिक है, लेकिन सिर्फ एक जनरल अवेयरनेस के लिए है। बाकी इसको आप जब सेकेंड ईयर में आ जाओगे या पीएचडी वगैरह करोगे तो उसमें वो डिटेल में आएगी, ठीक है ना। अब जैसे आपको ये क्वेश्चन दे रखा था, ठीक है ना, एक सिंपल ले लेते हैं हम। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें एक्स वाई टर्म भी है, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले तो हमने क्या करा, इससे एसोसिएटेड हमने इसकी मैट्रिक्स फॉर्म करी, ठीक है ना। पीछे बताया था ना कि मैट्रिक्स कैसे इसकी बनेगी, इस तरीके से इसकी मैट्रिक्स बनेगी, कहाँ गया, जहाँ पे इस तरीके से इसकी मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है ना। तो हमने इसकी मैट्रिक्स करी, मैट्रिक्स के बाद इसकी ईगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करी, इन ईगन वैल्यूज़ के कॉरस्पॉन्डिंग हमने ईगन वेक्टर्स फाइंड आउट करे। ईगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद हमने क्या करा, इसकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स फाइंड आउट करी, लाइक दैट, ठीक है ना। इसको 1/में √2 का आप cos 45 भी लिख सकते हो ना। तो अब आपको यहाँ से पता चला कि इसका मतलब आपको क्या करना है कि इसको 45 डिग्री के अराउंड आपको इसको जो है ना, अगर आप इसको रोटेट करोगे तो आपको एक इक्लिप्स मिलेगा, आप समझ रहे हो ना। तो यहाँ से आपको डिग्री पता चली कि आप इस डिग्री के अराउंड अगर आप इसको रोटेट करते हो ना ग्राफ को, तो आपको जो है एक इक्लिप्स मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग आइडिया लगा लेते हैं चीज़ों का। यहाँ पे बताया था ना मैंने, कहाँ गया, यहाँ पे बताया था ना कि आपको किस तरीके की अगर इक्वेशन है, तो आप अगर एक्स वाई टर्म का एलिमिनेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक्स इज इक्वल टू पी करना पड़ेगा। आपको एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ड्राइव करके आपको एक और उसकी ईगन वैल्यूज ईगन वेक्टर्स निकाल के आपको एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और ये जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे है, ये वाली AB/2 B/2 C, ठीक है ना। ये ए की वैल्यू यहाँ पे 13 थी, बी की वैल्यू यहाँ पे -10 थी और सी की वैल्यू भी यहाँ पे क्या थी, 13 ही थी, है नहीं। तो ए की वैल्यू 13, B/2 मतलब -5 एंड सी की वैल्यू यहाँ पे 13, ठीक है। इस मैट्रिक्स के आपने ईगन वैल्यूज फाइंड आउट करी, ईगन वेक्टर्स फाइंड आउट करे, उसके बाद आपने ईगन वेक्टर्स के तहत आपने एक ऑर्थोनॉर्मल सेट आपने फॉर्म करा, जिसके बेसिस पे आपने एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनाई। cos 45 आ गया ना। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि क्योंकि इस केस में जो आपका एक्स एक्सिस ये होती है, वाई एक्सिस ये होती है, ठीक है। तो जो हमारा इक्लिप्स है ये एक्स एक्सिस के अराउंड ना होके जो हमारा ये एक्स डैश होते हैं ना, इसके अराउंड है, ये आपका ही रोटेट है एक्स एक्सिस से 45 डिग्री के एंगल पे, ठीक है ना। तो ये है इक्लिप्स की ही, लेकिन 45 डिग्री के एंगल पे रोटेटेड अराउंड एक्स डैश एक्सिस, ठीक है ना। तो तभी तो हम यहाँ बोल रहे थे कि हमको जो है एक्स वाई टर्म को अचीव करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक्स की जगह हमको एक्स डैश एक्सिस पे सिर्फ शिफ्ट करना पड़ेगा थ्रू द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पी, ठीक है ना। तो यहीं पे आपको ये चीज़ दिया हुआ था, ठीक है ना। तो ये ना कि आपको 45 डिग्री से आपको रोटेट करना पड़ेगा टू फॉर्म द न्यू एक्स वाई डैश कोऑर्डिनेट, ठीक है ना।
तो यहाँ से आप देखो कि अब जो आपको ये गिवन था कहाँ गया, ठीक है। तो ये आपको जो इक्वेशन मिलेगी आपको कुछ कुछ इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगी ना बेसिकली वो ये होगी। यहाँ पे आपके एक्स वाई नहीं, ये एक्स डैश वाई डैश है, ठीक है ना। एक्स डैश वाई डैश पे ये आपकी वही वाली इक्वेशन बनेगी जो आपकी इक्वेशन यहाँ बनी थी, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है ना। अगर आप, है ना, समझ रहे हो ना आप भाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लिए जो इक्वेशन है, तो अगर आप एक्स डैश के अराउंड इसको इस तरीके से घुमाओगे, तो अगर आप इसको हल्का सा टिल्ट करके देखो तो ये भी तो कुछ कुछ इसी के जैसी इक्वेशन है। अगर आप इसको एक्स एक्सिस मानो मेन, है या नहीं, इसको मेन एक्सिस मानो, ये चीज़ है, ठीक है ना। बस इतना ही है इसमें, वो ख़त्म हो गया, ठीक है ना। जैसे कि और एक चीज़ ये दे रखी है कि 3 डायमेंशनल वर्जन कैसा होता है, कि आपको एक इक्वेशन दे रखी है, तो जो 3 डायमेंशनल वर्जन होता है इस इक्वेशन का वो कुछ ये होता है, इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसी होती है। इसमें हम एक्स को इस तरीके से डिफाइन करते हैं, इसमें हम लोग ये चीज़ फाइंड आउट करते हैं, और इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके, बस इतना ही है इसमें, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने सिर्फ आपको इतना बताने की कोशिश करी है कि हम किस तरीके से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से एक्स वाई टर्म को एलिमिनेट करके जो आपको इक्वेशन गिवन होती है उसको हम किस तरीके से मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करके उसकी ईगन वैल्यूज एंड ईगन वेक्टर्स फाइंड आउट करके फिर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स फाइंड आउट करके हम ये पता लगा सकते हैं कि हाँ, हम इस ग्राफ को जो है हम एक्स एक्सिस से इतने डिग्री से अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो यू विल गेट अ आइडिया अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट इक्वेशन, कि वो इक्वेशन आखिर में किस चीज़ की, इक्लिप्स की है, किस चीज़ की है, ठीक है ना। इतना ही है इसके अंदर, ठीक है, ठीक है। बाकी आपको 3 डायमेंशनल वर्जन की इक्वेशन, उसकी मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन बता रखी है यहाँ पे भी, ठीक है ना। बस इतना ही बता रखा है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। आज आपका ये ईगन वैल्यूज एंड ईगन वेक्टर्स वाला टॉपिक आपका ये आज बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। कल से हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। लेट्स सी कौन सा टॉपिक स्टार्ट करूँगी मैं, ठीक है, देखती हूँ मैं भी। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।